नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तीर माना जाता है, एक महत्वपूर्ण जड़िया माना जाता है, एक महत्वपूर्ण क्या कह सकते हैं प्रबंधन माना जाता है जिसका नाम है पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अगर हम लोक प्रशासन की बात करें, सामान्य प्रशासन की बात करें, प्रबंधन की बात करें, तो जो खास करके मैनेजमेंट में जो बैठे आदमी होते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण जरिया होता है जिसके माध्यम से वो किसी भी प्रबंधन को, किसी भी लोक प्रशासन को, सामान्य प्रशासन को वो गति दे सकें, वो सामान्य अपने उसके उद्देश्यों की परिपूर्ति कर सकें, वो अपने लक्ष्यों में कामयाब हो सकें। अगर हम बात करेंगे प्रशासनिक क्षेत्र में तो हम बात करते हैं, अगर कोई भी मान लीजिए कि अगर कोई भी चाहे वो गवर्नमेंट में जाता है या प्राइवेट में जाता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट में जाता है, प्राइवेट में जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, बहुत सारे ऐसे लोक प्रशासनिक क्षेत्र हैं, सामान्य प्रशासनिक क्षेत्र हैं जिसमें कि आप देखेंगे तो जो टॉप पर बैठे होते हैं, जो टॉप पर बैठे होते हैं उनमें उनको चलाना होता है, पूरी संस्था को, पूरे सिस्टम को चलाना पड़ता है। लेकिन अगर उनके पास ये सारी चीज़ें पोस्ट कॉर्प की जानकारी ना हो, उनको अगर ला करके सीधे बिठा दिया गया, लेकिन उनको प्रबंधकीय सारे कार्य नहीं पता है, प्रशासकीय सारे कार्य नहीं पता हैं, तो वो क्या होगा, वो संस्था या तो गर्त में जाएगी या फिर उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। तो उसके माध्यम से, उसके पहले आप ये देखेंगे कि जब हम पोस्ट कॉर्प की बात करते हैं तो वो मुख्य तौर पर ये तीन चीज़ों का एक सहमेल होता है। सहमेल जो होता है उसमें देखते हैं कि दक्षता क्या होता है, दक्षता, दक्षता, फिर आपका प्रभावशीलता, प्रभावशीलता और मितव्ययिता। ये तीन चीजें अगर जो टॉप पर बैठे हुए सेक्टर में हैं आदमी, अर्थात प्रशासनिक क्षेत्र में, प्रबंधकीय क्षेत्र में, और अगर उनके पास ये मुख्य तौर पर तीन चीजें नहीं हैं, उनमें दक्षताएं नहीं हैं, उनमें योग्यताएं नहीं हैं, उनको कार्य करने के तरीके उनमें नहीं हैं, तो वो सफल नहीं हो सकते। दूसरी चीजें कि अगर वो योग्यता, दक्षता सब कुछ है लेकिन प्रभावशीलता नहीं है तो भी वो सफल नहीं हो सकते हैं। और साथ में अगर ये दोनों चीज़ है लेकिन वो बहुत ज़्यादा खर्चे कर देते हैं तब भी वो सफल नहीं हो सकते हैं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रबंधकीय या प्रशासकीय क्षेत्र में जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए आदमी होते हैं उनको, उनमें ये तीन चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक होता है, जो कि जिसमें कि दक्षता भी होनी चाहिए, प्रभावशीलता भी होनी चाहिए और मितव्ययिता भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों गुण उनमें हैं तो निश्चित तौर पर वो क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट कॉर्प के माध्यम से वो अपने जो लक्ष्य हैं, अपने जो उद्देश्य हैं, उनकी जो संस्था है उसको बहुत ही गति दे सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी दिशा में जा सकता है। तो हम आइए देखते हैं इस प्रबंधकीय कार्य को जो प्रशासकीय क्षेत्र में, लोक प्रशासनिक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और धड़ल्ले से इसको क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसमें पोस्ट कॉर्प जो मुख्य तौर पर दिया गया, क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं तो उसके डेप्थ को, उनकी सारी चीज़ों को पढ़ना जरूर चाहते हैं। पोस्ट कॉर्प दिया किसने, तो लूथर गुलिक, बहुत बड़ा नाम है, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक, इन्होंने एक प्रकार से आप देखेंगे कि प्रबंधकीय प्रशासकीय क्षेत्र में हेनरी फेयोल का भी नाम बहुत उच्च तौर पर लिया जाता है। तो हेनरी फेयोल के द्वारा 14 सिद्धांत दिए गए थे, हेनरी फेयोल के द्वारा, और बाकी जो प्रबंधन के 5 सिद्धांत थे उनको एक प्रकार से समन्वयात्मक रूप में या उनको एक प्रकार से सारगर्भित रूप में किसने उपयोग किया, तो लूथर गुलिक ने उपयोग किया। अब जो 14 सिद्धांत किनके थे, हेनरी फेयोल के थे।
और जो प्रबंधन के मुख्य तौर पर 5 सिद्धांत थे, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन एक प्रकार से सारगर्भित, जो एक प्रकार से सार निकला, एक निचोड़ निकला, एक निष्कर्ष निकला, उसके माध्यम से लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्ब की रचना कर दी। अर्थात किसमें किसमें तो प्रबंधन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में इन्होंने एक महत्वपूर्ण एक कदम बढ़ाया। अपने माध्यम से इन्होंने कहा कि नहीं भैया, अगर आपको लोक प्रशासन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आपको पोस्ट कॉर्ब का सामना करना पड़ेगा, और पोस्ट कॉर्ब के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आप लोक प्रशासन के क्षेत्र में आप अपने आप को विकसित कर सकते हैं, संस्था को विकसित करते हैं, और उससे जो जुड़े लोग हैं आप उसको भी विकासशील या विकसित कर सकते हैं। उसमें इन्होंने पोस्ट कॉर्ब जो आप देख रहे हैं, इसमें इन्होंने 7 स्टेप को माना। अब जो 7 स्टेप को माना, यहां पर ये संक्षिप्तीकरण है, ये पोस्ट कॉर्ब जो है वो संक्षिप्तीकरण है, एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में आप देखेंगे इसमें मुख्य तौर पर 7 बिंदुएं हैं, POSDCORB। अब POSDCORB सबके अलग अलग मीनिंग हैं, यहां पर हमने लिख दिया है पहले से। अगर आप देखेंगे तो P स्टैंड फॉर प्लानिंग, प्लानिंग अर्थात नियोजन, हम बता देंगे। फिर O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग, CO स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, फिर R स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग और B स्टैंड फॉर बजटिंग। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं, अर्थात नियोजन, संगठन, कर्मचारी, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन और बजट तैयार करना। ये मुख्य तौर पर 7 चरण हैं जो कि हम लोक प्रशासन के क्षेत्र में या सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में अगर हम उसको अपना लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी संस्था का विकास कर सकते हैं, हम अपनी संस्था को गति दे सकते हैं। जो हम लक्ष्य की परिपूरित करना चाहते हैं, जिस भी लक्ष्य की को परिपूरित करना चाहते हैं, हम निश्चित तौर पर उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला आता है नियोजन अर्थात प्लानिंग। ये प्लानिंग जो होता है अर्थात नियोजन की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहली प्रक्रिया है, अर्थात प्रारंभिक अवस्था भी हम इसको कह सकते हैं कि प्लानिंग जब भी हम करते हैं जो ये प्रारंभिक अवस्था होती है। प्रारंभिक के साथ साथ ये महत्वपूर्ण चीज होती है, अर्थात ये प्रारंभिक तो है ही, अर्थात सबसे पहले आपका प्लानिंग ही आएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसी पर ये सारा कुछ टिका हुआ होता है। अगर हम प्लानिंग हमारी सही नहीं है, ये मुख्य तौर पर ये मेंटल काम होता है, अर्थात किसी भी चीज को जब हम करना चाहते हैं तो हमारे मनोमस्तिष्क में उस दिशा में प्लानिंग क्या है, जितनी गहरी प्लानिंग रहेंगी, जितने जबरदस्त प्लानिंग हमारे रहेंगे, डेफिनेटली उसका जो सुचारू रूप भी होगा या उसका जो ढांचा भी होगा, उसका जो रूप भी होगा या उसका जो लक्ष्य भी होगा या उसको कार्य करने के जो तरीके होंगे, सारे कुछ अपने आप बेहतर हो जाएंगे। तो प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। अर्थात हम सबसे पहले किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं, और जैसे प्लान करने के तौर तरीके में अगर मान लीजिए कि किसी IAS को मान लीजिए कि यहाँ पर बिठा दिया गया, अब IAS को बिठा दिया गया तो उनको एक पूरा जिला दे दिया जाता है, कलेक्टर साहब को एक पूरा जिला दे दिया जाता है कि आपको इस जिले को चलाना है। अब जब जिला को चलाना है, उनकी नई नई नियुक्ति हुई है, तो वो सबसे पहले वो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि मुझे किस प्रकार से पूरे जिले को चलाना है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे हमारे विरोधी भी होंगे, हमारे सपोर्टर भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भ्रष्ट होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ईमानदार भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मतलब जिसको हमें क्या करना है, ये संपूर्ण जिला को चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, नियोजन पहले करना होगा, प्लानिंग पहले करनी होगी। अर्थात किस किस प्रकार से किस किस स्टेप में कैसे कैसे लोगों के साथ कैसे कैसे लोगों को हम अर्थात अलग अलग चीज़ों में ट्रेनिंग दे करके किस किस का हेल्प ले करके हम आगे इस पूरे ज़िले को हम आगे की तरफ ले जाएंगे। तो ये एक प्रकार से प्लानिंग होगी। अब फिर संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। संगठन अर्थात हम इसको कहते हैं क्या, तो ऑर्गेनाइजिंग। हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम उसको संगठित करते हैं, अर्थात हम उसकी व्यवस्था करते हैं। अब हम व्यवस्था करते हैं, जब हम
नियोजन कर लिए, प्लानिंग कर लिए, तो उसको व्यवस्थीकरण करना अत्यंत आवश्यक होता है, उसका नियोजन करना, उसका संगठन करना। कि अब अगर मान लीजिए कि हम एक कलेक्टर हैं, तो मुझे एसपी के साथ, फिर उससे नीचे, फिर उसके नीचे, उसके नीचे, अर्थात सारे, और वो तो मान लीजिए कि पुलिसिया डिपार्टमेंट है, लेकिन जो एक जिला होता है उसमें तो विभिन्न वर्ग होते हैं, विभिन्न कार्य क्षेत्र होते हैं। तो उसमें जो टॉप पर बैठे हुए होते हैं उनके साथ हम किस प्रकार से व्यवस्थीकरण करेंगे, उनको किस प्रकार से हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको संगठित एक प्रकार से कैसे करेंगे। जब तक हम संगठित नहीं करेंगे तब तक वो कुछ भी आउटपुट हमारा हो नहीं पाएगा। अर्थात हमें ऊपर से नीचे तक एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर डीएम साहब बैठे हुए हैं और यहाँ पर अलग अलग कार्यक्षेत्र के समूह हैं, अब यहाँ पर जो उसके बाद जो बैठे हुए हैं वो इनसे डायरेक्ट सामना करेंगे, फिर ये दूसरे से, फिर ये दूसरे से, एक प्रकार का एक हम चैनिंग सिस्टम, एक प्रकार से हम सबको व्यवस्थित करेंगे कि आपको क्या कार्य दिया जाता है, आपको क्या कार्य दिया जाता है, आपका क्या कार्य है। अगर उसको पता नहीं है तो उसके बिहाफ में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, अर्थात संपूर्ण तरीके से। और उतना ही नहीं, सबके साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा, एक प्रकार से उसको संगठित किया जाएगा, और सबको एक प्रकार से आपको क्या करना होगा, अपने फेवर में लेना होगा, आपको विश्वास दिलाना होगा कि जो वो कार्य चाहते हैं वो संस्था के लिए बहुत अच्छा है, वो देश के लिए बहुत अच्छा है, जिला के लिए बहुत अच्छा है, समूह के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जब विश्वास हम दिलाते हैं तभी सभी मिलकर के संगठित हो पाते हैं। तो वो संगठित करने का, अर्थात व्यवस्थीकरण करने का भी कार्य जो प्रबंधन में या प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं टॉप पर, उनका एक दायित्व होता है। फिर कर्मचारी आता है। अब भैया हमें अगर मैनेजमेंट दे दिया, उसको हम संगठित भी कर दिया, अब कर्मचारी, अब प्रत्येक विभाग में अलग अलग योग्यता क्षमता वाले लोगों की आवश्यकता होती है। तो मुझे किस योग्य, मतलब जब हम बहुत सारे हमारे पास हैं और अगर कर्मचारी को हमें डिप्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, कैसे कर्मचारी की हमें आवश्यकता है, किस योग्य कर्मचारी की आवश्यकता है, किस प्रकार के कर्मचारी की आवश्यकता है, हम उस गुणों, उस योग्यताओं, उस क्षमताओं वाले जो कर्मचारी हैं उसको हम क्या करेंगे, डिप्यूट करेंगे। अर्थात अब आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कलेक्टर साहब को मिल गया तो फिर कर्मचारी को डिप्यूट तो उनको करना नहीं है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो जहां पर करना नहीं है वहां पर क्या करेंगे, तो कर्मचारी का बंदोबस्त हम इस प्रकार से करेंगे कि अगर मान लीजिए कि कर्मचारी में उतने प्रकार के स्किल नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा कार्य ये होगा कि हम उसको किस प्रकार से स्किल को प्रोवाइड कर सकते हैं, किस प्रकार की ट्रेनिंग दे सकते हैं, और उनको विश्वास दिलाना होगा कि ये जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है ये आपके दायित्व को, आपकी क्षमताओं को भी बढ़ा देगा आने वाले समय में। और उतना ही नहीं, जो आप जो काम करेंगे अर्थात आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, और साथ में जो हमारी संस्था है उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये बढ़ जाएगी। फिर अगर मुझे डिप्यूट करना है तो उस समय भी हमें ये देखना पड़ेगा कि उनकी योग्यता क्षमताओं के अकॉर्डिंग हमें जिस प्रकार की को चाहिए उस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसका डिप्यूट करेंगे। अब सारी चीज़ें यहाँ पर कर्मचारी का नियोजन हो गया। उसके बाद क्या होगा, निर्देशन। अब मुझे निर्देशित करना पड़ेगा कि आपके कार्य ऐसे हैं, आपको ऐसे ऐसे करना है, आपको इस प्रकार से करना है, आप इस प्रकार से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको किस किस प्रकार से कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे निर्देशित करना पड़ेगा। अब तो मान लीजिए कि एक भैया कलेक्टर हैं तो क्या सारे कर्मचारी को निर्देशित कर पाएंगे क्या, तो वो क्या करेंगे, जो यहाँ पर उनके बाद जो टॉप पर बैठे हैं अर्थात सेकेंड टॉप हम कह सकते हैं, तो अब उनको मुख्य तौर पर ये पहले निर्देशित करेंगे, पहले सभी की बैठक करेंगे। सभी की बैठक करेंगे तो पहले इन सारे लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बार जब एक मैन को ट्रेनिंग दे दिए तो हम बहुत सारे इनके बाद जो बहुत सारे लोग हैं इनको बिठा करके एक मुख्य तौर पर हम ट्रेनिंग दे दिए। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि पूरा ट्रेनिंग हमने दे दिया,
अब समूह के साथ भी मैंने ट्रेनिंग दे दिया। अब हमें क्या बताना है कि यहां पर जो हमारे सीधे जुड़े हुए जो आदमी हैं उनको हम एक निर्देशन देते हैं कि आप अपने स्तर से उनको ट्रेनिंग दीजिए। अर्थात जब हमें दोबारा तिबारा हमने कर दिया, ट्रेनिंग की व्यवस्था हमने कर दिया, निर्देशन की व्यवस्था हमने कर दी, तो इन सारे कर्मचारी को क्या होगा कि अपने अपने काम पर वो फोकस्ड रह पाएंगे, उनको निर्देशित कर पाएंगे, फिर वो अपने स्तर से, अर्थात क्योंकि बहुत सारे जुड़ाव होते हैं तो उस प्रकार से हमें वो ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, उसके साथ साथ निर्देशन भी देना पड़ेगा कि आप अगर ऐसा करेंगे तो हमारी गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस प्रकार से समन्वय, समन्वय का मतलब है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वयीकरण, अर्थात सबके साथ हम समन्वय स्थापित करना। अब समन्वय जब हम स्थापित करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सबके साथ एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी के साथ अगर दो आदमी एक में हैं, एक विभाग में दो आदमी है और इसका इसके साथ नहीं बनता है, इसका इसके साथ नहीं बनता है, तो भैया वो कैसे चलेगा। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये सबका समन्वय एक दूसरे के साथ किस प्रकार से मेल जोल को बढ़ाएं ताकि किसी के साथ किसी का विरोधाभास नहीं हो और सबका एक ही मात्र फॉर्मूला हो कि हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। जब हम इंडिविजुअली सभी लोग अपना दायित्व 100% देते हैं तो निश्चित ही वो जो संस्था, जिस संस्था में हम कार्य कर रहे हैं, वो संस्था अपने आप आगे बढ़ जाती है। तो ये समन्वय बिठाना, एक कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है। फिर प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का मतलब है अर्थात रिपोर्टिंग करना। जब आपने सारा कुछ कर दिया, आपने कर्मचारी को डिप्यूट कर दिया, आपने व्यवस्था पहले कर दी, कर्मचारी को डिप्यूट कर दिया, आपने निर्देश भी दे दिया, आपने सारे के बीच समन्वय स्थापित कर दिया, तो फिर प्रतिवेदन आता है अर्थात रिपोर्टिंग आती है। अर्थात हमने निर्देश भी दे दिया, हमने कर्मचारी को बता भी दिया, हमने ट्रेनिंग भी दे दिया, हमें किस प्रकार से करना है, ये सब सारी चीज़ें बता दी। अब हमें रिपोर्ट तैयार करना है कि आपको इस प्रकार से इस कार्य को इतने दिन में करना है, इस कार्य को इतने दिन में करना है, इस कार्य को इतने दिन में करना है। अर्थात हम एक प्रकार से टाइम बाउंडेशन भी उनको दे देंगे कि इस कार्य को प्राथमिकता पहले दी जाए, पहले ये कार्य किया जाए, सेकंड नंबर पर ये, थर्ड नंबर पर ये, और प्रत्येक कार्य के लिए भी एक समूह और समय एक फिक्स कर दिया जाए कि ताकि हमें समय का भी पाबंद हो जाए। तो हम सारी चीज़ों की एक प्रकार से रिपोर्टिंग यहाँ पर तैयार करते हैं कि मुझे किस प्रकार से कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, कौन से कार्य बहुत धीमी चल रही है, कौन से कार्य में कौन सी समस्याएं आ रही हैं, कौन सा कार्य में बिल्कुल समस्या नहीं बल्कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग करना आवश्यक होता है तभी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी में समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को खत्म करके और हम आगे बढ़ना हमारा कार्य होता है। जो कार्य बहुत तेज़ी से आगे रहा है वो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हमें रिपोर्टिंग तैयार करनी होती है, एक प्रतिवेदन तैयार करना पड़ता है, एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है और उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। फिर बजटिंग तो ये बहुत मायने रखता है। अगर जो भी कार्य हम करते हैं उसके लिए एक फिक्स बजट आपको एक अपने आप में तैयार करना पड़ता है कि मुझे इतना अमाउंट के साथ ये कार्य करना है। तो अब इतने अमाउंट के साथ हमारे पास इतना अमाउंट है और इसमें ये सारा कार्य करना है, तो एक अमाउंट आपको फिक्स करना होता है जिस अमाउंट को लेकर के आप सारी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे और आपका टारगेट भी वही रहेगा। अर्थात हमने क्या कहा था कि दक्षता भी होनी चाहिए, प्रभावशीलता और मितव्ययिता। ऐसा नहीं कि जो कार्य हो रहे हैं धड़ल्ले से पैसे जा रहे हैं, एकदम से पानी की तरह पैसा बहा रहा है, वो कार्य कभी भी बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उन्नतिशील नहीं होता है। तो कार्य हमें ऐसा करना चाहिए जिसमें कि मितव्ययिता अर्थात पैसे की भी कम खर्च हो और साथ ही उसकी प्रभावशीलता बहुत अधिक हो, उसमें मात्रात्मकता बहुत अधिक हो, उसमें सबसे ज़्यादा गुणात्मकता बहुत अधिक हो। तो हम ऐसे प्रकार की व्यवस्था करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पोस्ट कॉड वाली जो प्रबंधन है या लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो उपयोग किया जाता है लूथर ग्लोक के द्वारा दिया गया, इसको आपने बेहतर ढंग से समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाला सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।